इवनिंग, सत श्रीकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। एक कमरे में एक कत्ल होता है। जिसका कत्ल होता है वो मर चुकी है और कातिल मौके से भाग जाता है। इसके बाद अगले 4 दिनों तक कातिल पुलिस के हाथ नहीं आता। 4 दिन बाद खुद कातिल भी अपनी जान दे देता है। तो एक कमरे के अंदर हुए इस क्राइम के कायदे से 2 विटनेस थे। एक मरने वाली महालक्ष्मी मर चुका है। अब इस क्राइम में जो 2 मेन लोग हैं, जो 2 मेन कैरेक्टर हैं, ये दोनों पुलिस के हाथ या इनसे जुड़े हुए कोई चीज तो आई नहीं। महालक्ष्मी पहले ही मर गई और मुक्ति बाद में, और बिना पुलिस के हाथ लगे हुए। तब सवाल यह है कि जो कुछ बेंगलुरु के उस 3 मंजिला बिल्डिंग के एक 1 रूम सेट कमरे के अंदर हुआ, उसकी सच्चाई कैसे पता चले? बेंगलुरु पुलिस इस केस को कैसे सुलझाए? महालक्ष्मी का कत्ल क्यों हुआ? उसकी लाश के 59 टुकड़े क्यों किए? मुक्ति ने उसे क्यों मारा? मुक्ति ने लाश के इतने टुकड़े क्यों किए? मुक्ति क्यों भागा? फिर मुक्ति ने क्यों खुदकुशी कर ली? इन सारे सवालों के जवाब एक पहेली बनकर शायद हमेशा के लिए रह जाते, लेकिन मौत से पहले या मरने से पहले मुक्ति ने 2 काम किए। एक, उसने 3 लोगों को अपने उस क्राइम के बारे में बताया, तो 3 जिंदा सबूत छोड़ गया और एक 2 पन्नों का एक लेटर छोड़ गया, जिसको सुसाइड नोट भी कह रहे हैं लोग। तो 3 जिंदा सबूत, 3 जिंदा गवाह और एक 2 पन्नों में कागज का टुकड़ा जिस पर एक कहानी लिखी हुई। तो इन 3 चश्मदीद और उस 2 कागज के पन्नों से बेंगलुरु पुलिस ने महालक्ष्मी के कत्ल 59 टुकड़ों की जो पूरी कहानी समेटी है, लिखी है, वही आज आपको सुनाने जा रहा हूं। 21 सितंबर को जब महालक्ष्मी के कत्ल का पहली बार खुलासा हुआ, जब उसके घर से बदबू आई, मकान मालिक ने महालक्ष्मी की मां को फोन किया। मां अपनी छोटी बेटी के साथ आती है और ये महालक्ष्मी की जो बहन है दूसरी, ये दोनों जुड़वा है, महालक्ष्मी की बहन। तो वो उसके साथ आती है। घर का ताला खुलता है, अंदर टुकड़ों में लाश फ्रिज में ठुसी हुई मिलती है। इसके बाद पुलिस तफ्तीश करती है। पता चलता है कि महालक्ष्मी शादीशुदा है। हेमंता दास उसका एक पति है। 4 साल की एक बेटी है जो पति के साथ है। हेमंता दास को मौके पर बुलाया जाता है। पहला शक हेमंता दास पर ही है कि शायद उसने कत्ल किया, लेकिन शुरुआती तफ्तीश में ही उसको क्लीन चिट मिल जाती है। अब हेमंता दास एक गवाह बन जाता है। पुलिस उससे पूछती है, बताओ कौन कौन लोग हो सकते हैं जो महालक्ष्मी को मार सकते हैं? वो 3 नाम लेता है और इन 3 नाम लेने की वजह थी महालक्ष्मी का एक मोबाइल फोन। और उस मोबाइल फोन में जब 9 महीने पहले सितंबर 2023 में महालक्ष्मी और हेमंता दास अलग हुए, तब उस वक्त जब साथ रहते थे, हेमंता ने महालक्ष्मी के मोबाइल कई बार चोरी छुप के जांचे थे। उसमें उसको 3 नंबर मिले जिस पर उसको शक हुआ। एक नंबर था जिस मॉल में काम करती है वहां के एक हेयर ड्रेसर अशरफ, जो उत्तराखंड का था। एक उसी मॉल का मैनेजर और एक कॉमन फ्रेंड जिससे वो बहुत ज्यादा बातें करती थी। पुलिस को शुरुआत में हेमंता दास ने इन्हीं 3 लोगों के नाम बताए। अब इन तीनों को पुलिस को ढूंढने में मुश्किल हुई नहीं, क्योंकि तीनों अपने अपने जॉब पर थे, अपने काम पर थे। तीनों को पुलिस नहीं है, ना अशरफ, ना वो मैनेजर, ना उसका दोस्त और ना ही हेमंता दास। 4। तो अब कौन हो सकता है? अब वही मोबाइल, जिस मोबाइल से हेमंता दास ने अपनी पत्नी पर शक जताते हुए 3 नाम लिए थे, अब उस मोबाइल के जरिए पुलिस को असली कातिल तक पहुंचना था। पुलिस ने उस मोबाइल को खंगाला। जब खंगाला तो देखा कि एक नंबर पर बहुत फ्रीक्वेंटली बात होती है। पता गया नंबर किसका है, तो देखा तो वो नंबर निकला मुक्ति रंजन नाम के, रॉय नाम के एक शख्स का। पुलिस ने पता किया ये कौन है, तो पता चला कि जिस जगह पे महालक्ष्मी काम करती थी, ये भी वहां काम करता है। अब वहां के मैनेजर और बाकी लोगों से पूछताछ हुई, पता चला दोनों काफी बातें किया करते थे। लेकिन इस पूछताछ में पुलिस को अजीब चीज पता ये चली कि महालक्ष्मी 1 सितंबर से मॉल नहीं गई अपनी जॉब पर, और 1 सितंबर से ही वो मुक्ति भी नहीं गया, और मुक्ति भी गायब है। इधर महालक्ष्मी की लाश टुकड़ों में मिली है।
अब पुलिस मुक्ति के उस मोबाइल से और नंबरों के पीछे जाती है। जब वो पीछे जाती है तो उसी में एक नंबर उसको मिलती है, पुलिस को, स्मृति रंजन। स्मृति रंजन पुलिस जानती नहीं थी कौन है, लेकिन जब उस नंबर पे कॉल किया गया तो थोड़ी देर में पता चला कि स्मृति रंजन मुक्ति रंजन का भाई है, छोटा भाई। अब पुलिस स्मृति रंजन का लोकेशन ट्रेस करती है, वो बेंगलुरु में ही मिल जाता है। पुलिस उसे लाती है, उठाकर पूछताछ करती है। पहली बार स्मृति रंजन पुलिस के सामने खुलासा करता है। वो बताता है कि हाँ, उसका भाई उसके पास आया था, करके तुम भी बेंगलुरु से चले जाओ वरना पुलिस तुम्हें भी परेशान करेगी। और वो खुद भी उसने कहा मैं होम टाउन जा रहा हूं। तो स्मृति रंजन के सामने उसके भाई ने एक्सेप्ट किया, और अगर एक्सेप्ट किया तो यहाँ पे स्मृति रंजन का कसूर यह है कि उसको पुलिस को बताना चाहिए था। भाई थे मुक्ति रंजन, स्मृति रंजन और सत्या रंजन। सत्या रंजन बहरामपुर में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था और वहीं एक हॉस्टल में रहा करता था। ये जो मुक्ति और स्मृति थी, ये दोनों जॉब करते थे। 8-9 साल पहले बेंगलुरु आए थे और यही दोनों अपने भाई का खर्चा उठाते थे उसकी पढ़ाई का। तो अब पुलिस की एक टीम पहुंचती है बहरामपुर, बेंगलुरु पुलिस, वहां उससे पूछताछ करती है। तो बताता है कि हाँ, उसका भाई बेंगलुरु से आया और करीब 9 दिन तक उसके साथ उसके हॉस्टल में रहा था। पहली बार 3 दिन रहा, फिर चला गया, फिर लौट कर आया, फिर 6 दिन रहा। एक दिन मैंने पूछा कि तुम परेशान क्यों? तब उसने बताया कि मैं क्राइम करके आया हूं बेंगलुरु से और मैंने महालक्ष्मी को मार दिया। अब स्मृति के बाद उसका दूसरा भाई सत्या रंजन भी एक तरह से इस बात को जानता था कि महालक्ष्मी का कत्ल हुआ है, लेकिन उसने भी पुलिस को खबर दी नहीं। खैर, इधर 9 दिन रहने के बाद अब तारीख, ये सब कुछ 3 सितंबर से 21 सितंबर के बीच की बात बता रहा हूं। अब 21 को पुलिस पहुंच जाती है, महालक्ष्मी के लाश के टुकड़े मिल जाते हैं, मीडिया में खबर आ जाती है। ये बात मुक्ति को भी पता चल जाती है क्योंकि श्रद्धा केस के बाद इस तरह के केस को मीडिया में प्रमुखता से छापी जाती है, न्यूज चैनल पर दिखाए जाते हैं। तो उसे लगा कि बहरामपुर में भी रहना ठीक नहीं है, तो मुक्ति वहां से निकलता है और अपने गांव जाता है, उड़ीसा के जिस डिस्ट्रिक्ट में वो रहा करता था, भद्रक। वहां वो रात 10 बजे अपने घर पहुंचता है। माँ बाप को कुछ पता नहीं अब तक। माँ उससे खाने के लिए कहती है, वो खाता नहीं है। परेशान माँ होती है, वो समझ जाती है कि कुछ हुआ है, वो पूछती है तो वो माँ को भी अब बता देता है। वो कहता है कि जिस महालक्ष्मी के साथ मैं था, वो महालक्ष्मी मुझे बहुत तंग कर रही थी। 7 लाख रुपए मुझसे ले चुकी है, एक सोने का चेन ले चुकी है, लेकिन उसे बहुत गुस्सा आता है। उसने एक बार मुझे किडनैपिंग के केस में फंसाने की कोशिश की, लोगों से भी पिटवाया और अब मेरे ऊपर शादी का जोर डाल रही है और मेरे हाथों से एक क्राइम हो गया। ये कहकर वो कहता परेशान मत हो, सो जाओ। पर वो चाहता नहीं था कि माँ बाप उसके पुलिस के झमेले में पड़े, क्योंकि उसे ये भी पता था कि पुलिस यहां तक जरूर आएगी। सुबह 4 बजे वो घर से निकल जाता अंधेरे में, अपने पिता की मोटरसाइकिल उठाता है, घर से 3 किलोमीटर दूर जाता है, एक कब्रिस्तान के एक पेड़ से फंदा बनाता है और अपनी जान दे देता है। पास में ही वो मोटरसाइकिल, उसका एक लैपटॉप, उसका मोबाइल और एक बैग जिसमें कपड़े थे और डायरी थी, वो छोड़ देता है। बाद में वो डायरी मिलती है और उस डायरी में 2 पन्ने जो उसने लिखे थे, वो एक तरह से उसका इकरार जुर्म था और वजह थी। जो उसने लिखा इंग्लिश में लिखा, इंग्लिश बहुत टूटी फूटी थी। खुद जो उड़ीसा के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर है, उनका भी कहना था पता नहीं कैसे लोग पढ़ पाएंगे, लेकिन फिर भी काफी मशक्कत के बाद उस इंग्लिश में लिखे गए नोट का तर्जुमा हुआ, ट्रांसलेशन हुआ, और जो कुछ उसने लिखा वो लगभग ये था जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। उसने लिखा कि वो मुझे अपने घर लेकर गई, मैंने उसे गुस्से में थप्पड़ मार दिया, वो मुझ पर गुस्सा हो गई, उसने मुझे मारने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार मैंने उसे मार डाला बाय लव। पुलिस अच्छी नहीं। जिस जगह पर महालक्ष्मी रहती थी उसके इर्द गिर्द के जितने भी ऐसे शॉप थे जहां चाकू हथियार ये सब बिकते हैं, पुलिस की टीम वहां गई, वहां के सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू किए और पुलिस को कामयाबी मिली। घर से कुछ दूरी पर एक शॉप में सुबह 11 बजे, ये बात है 3 सितंबर की सुबह 11 बजे एक शॉप में
एक शख्स आता और एक तेज धार हथियार खरीदता है, वो कैमरे में कैद हो गया। उसके बाद वो शॉप के बाहर आता है, वो जो तेज धार हथियार था उसके ऊपर एक कवर था, वो उस कवर को निकालता और कवर को फेंक देता है और फिर वो हथियार अपने पास रखता है जो साथ में बैग लाया था और वहां से निकल जाता है। जब उस सीसीटीवी फुटेज को जूम करके देखा गया, उस शख्स का चेहरा मिलान किया गया, वो मुक्ति था। यानी 4 सितंबर को एक कैमरे में तेजधार हथियार खरीदते वो कैद हो गया। अब वो पहुंचता है घर लगभग 11:30 के आसपास और इसके बाद से लेकर वो पूरी शाम तक बैठकर लाश के टुकड़े करता है। अब वो सोचता है कि करूं क्या, इलाका ऐसा है कि इन टुकड़ों को बार बार कैसे फेंकूं। फिर उसको एक ख्याल आता है जिसका जिक्र उसने अपने भाइयों से किया। उसने सोचा कि इन लाश के टुकड़ों को छोटे छोटे करके फ्रिज में रख देता हूं, फ्रिज ऑन रहेगा और मैं उसका यहां से निकल लूंगा। 2 से 3 महीने तक ये फ्रिज में यूं ही रहेगा, कोई बदबू भी नहीं आएगी और 2-3 महीने जब हो जाएगा, जब सब कुछ मामला शांत हो जाएगा, तब मैं यहाँ आऊंगा और फिर इन टुकड़ों को बारी बारी से फेंक दूंगा। यही सोचकर उसने सारे टुकड़ों को फ्रिज में रखा, घर को साफ किया फिनाइल विनाइल से और फिर रात को खाली हाथ मां लक्ष्मी के घर से बाहर से ताला लगाता और चला जाता है। 2 दिन तक वो अपने भाई के घर भी नहीं जाता क्योंकि अंदर मन में डर है, एक मर्डर करके आया, उसे ये पता है कि पता नहीं किस पल पुलिस पहुंच जाए, कौन क्या आ जाए और कहीं मैं पकड़ा ना जाऊं। फिर वो भाई को फोन करता है और अपने भाई से कहता है, स्मृति रंजन, जिसको वो खुद ही बेंगलुरु लेकर आया था, कि तुम जहां हो वो घर खाली कर दो, हो सकता है पुलिस आए। वो कहता है क्यों, ऐसा क्या हुआ या क्यों कह रहे हो? अब वो मुझे धमकी दे रही है, किसी केस में तुम्हें फंसा देंगे। तो अचानक उस रात झगड़ा हुआ और गुस्से में मुझसे गलती हो गई। ये सब कुछ बताकर फिर कहता है कि देखो मैं जा रहा हूं, तुम भी बेंगलुरु छोड़ दो। इसके बाद वो वहां से निकलता है और फिर बेंगलुरु छोड़कर उड़ीसा की तरफ जाता है। उसे लगता है कि घर पे भी पुलिस पहुंच सकती है, तो बहरामपुर जाता है अपने छोटे भाई जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था, सत्यरंजन, उसके पास। वहां 3 दिन तक रहता, उसे कुछ नहीं बताता, फिर चला जाता है, फिर लौट कर आता कि कहाँ जाऊं, कहाँ भटकूं। वहां हॉस्टल में इजी था रहना, फिर वो हॉस्टल में रहता है। सत्यरंजन को शक होता, वो पूछता है कि क्या बात है भाई, आप परेशान क्यों? तब वो बताता है कि मैंने ऐसे ऐसे बेंगलुरु में महालक्ष्मी को मार डाला है। कुल 9 दिनों तक वो वहां रहता है। अब इस दौरान में मीडिया में खबरें आ चुकी हैं, 21 सितंबर को इस लाश का फाश हो चुका है जो 19 दिनों तक दबा हुआ था। फिर उसे लगता है बहरामपुर में भी रहना ठीक नहीं है। फिर शायद तब तक वो सोच चुका था कि अब उसे क्या करना है, वरना वो अपने गांव नहीं जाता। वहां से वो निकलता है और 24 सितंबर की रात 10 बजे अपने घर पहुंचता है। अभी भी उसके माँ बाप को कुछ उसकी सच्चाई पता नहीं है, लेकिन माँ समझ जाती है, परेशान है। फिर वो माँ से कहता है कि इस तरह से एक लड़की थी महालक्ष्मी, इसका जिक्र महालक्ष्मी का नाम उसके घर पे पहले से था क्योंकि शायद भाइयों ने बता रखा हो। तो बताता है कि ऐसे ऐसे तंग कर रही थी और मुझसे एक गलती हो गई है, लेकिन आप लोग परेशान ना हो, मेरी गलती की सजा आप लोगों को नहीं मिलेगी। बट वो मुझसे 60 लाख रुपए ले चुकी थी, एक सोने का चेन ले चुकी थी, फिर मुझे झूठे केस में फंसाना चाहती थी। तो मेरे हाथों कुछ गलत काम हो गया है, बट आप लोग बेफिक्र रहो, बाकी बाद में बताऊंगा। इतनी सारी बातें बताकर सुबह 4 बजे, क्योंकि अब 24 सितंबर से 25 सितंबर हो गया, वो घर से निकलता है अपने फादर के मोटरसाइकिल से, अपना लैपटॉप बैग में कपड़े वपड़े लेकर, और 3 किलोमीटर दूर जाकर एक पेड़ से लटक जाता है। तब तक नोट लिख चुका था। हालांकि बाद में अब ये पता चला कि जो इसने नोट लिखा था ये 24 या 25 सितंबर को नहीं लिखा था, बल्कि ये नोट वो 13 सितंबर से पहले का लिखा हुआ था। यानी महालक्ष्मी के कत्ल के बाद उसे पता था कि पुलिस शायद कभी ना कभी तो उस तक पहुंचेगी और वो पुलिस के गिरफ्त में नहीं आना चाहता था। यानी मरने का फैसला उसने बहुत पहले कर लिया था, लेकिन मौत उसके हिस्से आई 25 सितंबर को। बेंगलुरु पुलिस सुसाइड नोट लेकर जा चुकी है वहां से। 3 जिंदा गवाह हैं जिनके जरिए पूरी कहानी और मोटिव सामने आई है। अभी तक की जो मोटिव है वो ये कि महालक्ष्मी के अलावा महालक्ष्मी की जिंदगी में और भी लोग हैं। तो ये सारे रिश्तों के जो जाल थे, इन चीजों ने मिलकर
ये सारी एक क्राइम को जन्म दिया। हालांकि उसने बताया कि जब उसने टुकड़े किए थे तो टुकड़े इसलिए किए क्योंकि उसे लाश को ठिकाने लगाने थे। वरना सारी कहानी बेंगलुरु पुलिस के सामने है, लेकिन इस कहानी का एक अजीब एंड क्लाइमेक्स ये है कि महालक्ष्मी का कत्ल हो गया, कातिल ने खुद अपनी जान दे दी। अब उस कमरे के अंदर की बाकी सच्चाई सिवाय इन 3 जिंदा गवाहों के और किसी तरह से आ नहीं सकती। और जिस हथियार को खरीदा था मुक्ति ने टुकड़े करने के लिए, बेशक उसके सीसीटीवी फुटेज तो आ गए, लेकिन वो हथियार बेंगलुरु पुलिस के हाथ नहीं लगा। अब वो कहां है, कहां फेंका गया, शायद कभी मिले भी नहीं। लेकिन अब उन हथियारों को अभी क्या करेंगे, क्योंकि कोर्ट में आपको किसी को कातिल ठहराने के लिए चीजें जरूरी होती हैं। अभी अदालत में मुकदमा चलेगा भी तो केस वैसे ही क्लोज हो गया और ये केस अब शायद हमेशा के लिए भी क्लोज हो गया। तो ये थी महालक्ष्मी के कत्ल, उसके टुकड़े और मुक्ति की मौत, उन सब की पूरी कहानी। तो कहानी में आज इतना ही।